अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया आज़म, बहुत सारी नई नई बातें, बहुत सारे नए मौज़ूआत और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप तमाम लोगों के लिए। और इसके साथ साथ हम डेली बेसिस पर आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करते हैं, वो इसलिए ताकि आप पूरा दिन के बाद जब आप रात को बिस्तर पर लेटे तो ये अच्छी बात सोच लें कि महक और फैसल ने आज अपने प्रोग्राम में क्या अच्छी बात की थी। यकीन मानें कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंट ज़रूर होता है। दरख्त पर औकात से ज़्यादा फल लग जाएं तो इसकी जो डालियाँ होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। अब समझ रहे होंगे मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है, जबकि मुझे ये लगता है कि अगर अल्लाह ताला आपको आपकी बिसात से बढ़कर अता कर रहा है तो आपको डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा दीन हमें सिखाता है भाई कि हम जितना शुक्र अदा करेंगे, जितना हम सब्र के साथ काम लेंगे, हमें उतना अता किया जाएगा। लेकिन फैसल, मैंने अपनी ज़िंदगी में यकीन कर अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे कोलीग्स भी कभी थे कि जब अल्लाह ताला ने उनको बहुत अता किया तो वो उनमें गरूर आ गया और फिर उनमें हसद भी आ गया। तो एटलीस्ट आप हसद ना करें, गरूर ना करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। महक असलम, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आग बरसाता सूरज मुस्कुराता भी है। जी, नासा ने सूरज की हंसती मुस्कुराती जो है एक वीडियो शेयर की है। शो में आपको इस पर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आखिर सूरज को ऐसा क्या हुआ कि वो हंसने लगा। इसके अलावा दुनिया की तेज तरीन रोलर कोस्टर का दुबई में जो है वो इफ्तिताह हो गया है। इस रोलर कोस्टर की क्या खास बात है और ये तेज तरीन क्यों है? वैसे आप कभी बैठे हैं राइड्स में? बैठे हैं? नहीं, ना, मुझे बहुत डर लगता है भाई। मैं राइड्स में बचपन से नहीं बैठती और क्योंकि मुझे उनको देख के चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जब हम दुबई जाएंगे तो ये ट्राई कर लेंगे। जब दुनिया की तेज तरीन है तो हमें क्या मसला है? कोई नहीं, अपने मियां के साथ बैठ इस बात पे कि हम दुबई जाएंगे सब बोले आमीन। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी माशरे में शादी करते हुए अक्सर ये बात जहन में रखी जाती है कि मर्द और औरत के दरमियान उम्र का एक फासला होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए, किस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए? शो में आज इस पे भी बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अब आप तमाम लोगों ने जो ट्विटर अकाउंट पर मौजूद हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, भाई बहुत मुफ्त में ट्विटर आपने इस्तेमाल कर लिया है, अब आपको फीस देनी पड़ेगी। ट्विटर के बानी एलॉन मस्क ने ब्लू टिक वाले अकाउंट हैंडलर्स पर $8 फीस आयद कर दी है। अब ये पहले $8 से ज़्यादा थी शायद, है ना? आई थिंक अब $8 ऑल्दो के आपको कम लगती है, हाँ। लेकिन अब क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, और इस पे खैर तफसील से बात करेंगे। हम क्यों अभी बीन्स सारे स्पेल कर दें। सर्दियों में होने वाले स्किन के मसाइल, इस पे भी बात करेंगे। और घर में किस तरह आप खुद क्रीम बना सकते हैं, ये भी जानेंगे। इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया से भी खबर है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम कल जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबले आएगी। जीत के बावजूद सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल है। अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है, टीम किसी मौजज़े की अच्छा, मौजज़ा क्या है? बारिश नहीं होता। बारिश आज, वो भी आज होनी है, हाँ। और वो भारत के मैच में होनी है एडिलेड में, जो कि अभी फोरकास्ट है कि नहीं है। ऑल्दो कि कल रात बहुत बारिश हुई है, तो कीप्स फिंगर्स क्रॉस। लेकिन कुछ जो है वो इंजरीज की खबरें भी आ रही हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शो का आगाज करते हैं हंसते मुस्कुराते सूरज। जी, अब आज तक सुनते आए थे कि, और देखा भी था हमने कराची में तो खास तौर पर बहुत ज्यादा, कि सूरज आग बगूला हो रहा है, सूरज सवानेजे पे आ गए, इतने मुहावरे हैं। लेकिन अब कोई नया मुहावरा जो है वो गढ़ना पड़ेगा। अब ये कि हमने सूरज को हंसते देख लिया, नासा ने इसे हंसते हुए दिखाया है। आखिर माजरा क्या है? अब ये जो सूरज है ये क्यों हंस रहा है, मुस्कुराहट क्यों बिखेर रहा है, क्या वजह है? आपको इसमें कहाँ हंसी नजर आ रही है? चलिए हम अपना नासा खुद बना लें। अच्छा, ये देखिए, मुझे एक आंख ऐसे ना उन्होंने जैसे बंद की हुई है और उस तरह मुस्कुराहट, मुझे तो ये लग रहा है। खैर, बाकी अब हम रिपोर्ट दिखाते हैं रबिया कमल की, देन हम जरा पता कर लेते हैं कि क्या है। चले जी, रिपोर्ट दिखा दें। जिसे देखें तो आंखें चुंधिया जाएं, बिना रुकावट चमके तो जिस्म झुलसा जाएं। ये तो सिर्फ सूरज की ही खासियत है। आग बरसाए खुशी से कोई सूरज से कहो, जी जनाब, ये सूरज हंसते मुस्कुराते ही आग बरसाता है। इस बार नासा ने इसे मुस्कुराते हुए पकड़ लिया, वीडियो भी शेयर की, जिसमें सूरज इमोजी लग रहा है, दो स्याह आंखें, गोल चमकती नाक और बड़ी सी स्माइल। रोशन सूरज पर ये स्याह धब्बे कोरोनल होल्स के नाम से जाने जाते हैं, जहां से तेज रफ्तार शमसी बगोले खला में जाते हैं।
बर्तानिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की सहूलतों की कौंसिल ने इसे हैलोवीन कद्दू में बदल दिया। नासा की जानिब से जारी सूरज का ये मुनफरिद नज़ारा है, जिसकी साइंसी हकीकत बेशुमार आतिश फिशाओं और हौलनाक धमाकों से इबारत है। अगर ये मुस्कुराहट जरा सी भी करीब आ जाए, सब जलाकर राख कर दे। सूरज मुस्कुरा रहा था या नहीं, लेकिन पहले तो नासा ने उसको मुस्कुराते हुए पकड़ा, और फिर हम जो लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पे तबाही मचाई हुई होती है, उन्होंने तरह तरह की चीज़ें जो निकाल ली कि सूरज ऐसे भी है और वैसे भी है। हाँ, और देखें ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है ना, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि चांद भी, उसके पास भी हमें इस तरह से कुछ चीज़ें वगैरह से आ रहे मिल रहे होते हैं। दाग भी होता है चांद के पास, चांद दाग की कहानी बड़ी पुरानी है, ये हम ऑफ द रिकॉर्ड में और फैसल बात करते थे। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि दुनिया के तेज तरीन रोलर कोस्टर आपके होश उड़ाने के लिए तैयार है। दुबई में स्ट्रॉम कोस्टर का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये अपनी नौयत की वाहिद इंडोर ऐसी कोस्टर है जिसको जब आप जिसमें बैठेंगे ना, ओ गॉड, आपके लिटरली होश उड़ना शुरू हो जाएंगे। मुझे तो देख के डर लग रहा है। अच्छा जी, ये जाती है 50 मीटर बुलंदी तक, एक तो हाइट हो गई। अच्छा, ऊपर ये जाती है, उसकी रफ्तार तेज तरीन हो जाती है। अच्छा, नीचे आते हुए ग्रेविटी जब खींचती तो तेज, लेकिन नहीं, इसकी ऊपर जाते हुए होती है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसकी तस्दीक करती है। स्टॉर्म कोस्टर दुबई के एक शॉपिंग मॉल की 4 दीवारी में है। ऐसे यार, दुबई ने ये कमाल काम किया हुआ है, उनके पास जो चीज़ नहीं है वो बिल्डिंग के अंदर बना लेते हैं। मतलब ये खूबसूरती भी है और ये एक आर्ट भी है, ये टेक्नोलॉजी भी है। अब इसमें 3 ट्रेन्स हैं और हर डब्बे में 12 अफराद बैठ सकते हैं, एक और मतलब जो एक ख़ास बात है वो ये है कि इस कोस्टर पर बैठे अफराद को शदीद मौसमियाती कैफियत भी मिलती है। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। स्पेशल इफेक्ट्स में आप तूफान, सैलाब और तेज हवाओं को महसूस कर सकते हैं। बस अब मैं जब भी जाऊंगी मैं यहाँ पे जरूर बैठूंगी। आई एम स्टिल क्यूरियस कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या चले। खैर वो तो हम बात नहीं, ये तेज तरीन है ना, तेज तरीन है। कोई स्पीड होगी ना, कोई कुछ 50, कोई 60, कोई 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, लेकिन जितनी भी होगी, अगर 10 भी होगी तो आई एम सॉरी, मैं नहीं बैठने वाला। और आई थिंक ये दुबई मॉल के अंदर बनाई गई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये दुबई मॉल के अंदर है। और ये देखिए आप, नो इट्स नॉट दुबई। दुबई के शॉपिंग मॉल में, दुबई का एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर ये बनाई गई है। और ये तेज तरीन कोस्टर है। 41 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलती है। यहाँ हमारा 10 किलोमीटर पे हालत बुरी हो जाती है। एक तक मतलब 40 किलोमीटर की रफ्तार से जब चलेगी, जब 40 किलोमीटर आप यूं हो रहे होंगे तो फिर तमाम ख़वातीन जो देख रही हैं, जब भी आप दुबई जाएंगे ना, अपने अपने मियाँ के साथ ही रहना। जो आपने वो कहते हैं ना कि वो हॉरर मूवी देखते हुए लगाई जख्मी कर देते हैं। अब जरा अब आपको दुबई की फ्लाइट कटाएं टिकट और आप सीधा हुंजा पहुंचे जी। लाल पीले सब्ज रंग के पत्तों का इम्तिजाज है। क्यों? क्योंकि खिजा के हसीन रंगों की कहानी जो है, मंजर शगरी की जुबानी सुनाते हैं। वाह। खिजा में रंग बदलते पत्तों की बहार, वादी हुंजा का हसीन मौसम खिजा में भी जोबन पर है। पहाड़ों से निकलती सूरज की किरणें और जमीन पर जा बजा बिछी सुनहरे पत्तों की चादर ने वादी की दिलकशी में और इजाफा कर दिया है। यहाँ पर ऑटम स्टार्ट होता है खुंजराव से नीचे, क्योंकि सर्दी जो है वो टॉप पर आता है, इसलिए वहाँ से ऑटम शुरू होती है। और समर जो है हमारा लाहौर से खुंजराव की तरफ आती है, तो आप जरूर आ जाए। कुदरत के नज़ारे ऐसे हैं कि हर कोई खिंचा चलाए। सयाह मौसम गर्मा की तरह खिजा में भी हुंजा की सैर करते हैं। It gives a big nice contrast with autumn color of trees, and I would recommend everybody to come here in autumn. गिलगित बिल्तिस्तान में साल भर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। मंजर शिगरी, समा गिलगित। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स ने 14 दिन के नौमौलूद के दिल में पेसमेकर लगाने का कामयाब ऑपरेशन किया है। जनूबी पंजाब में ये अपनी नौयत का पहला कामयाब ऑपरेशन है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मुकरम खान। मुकरम, प्लीज डिटेल्स शेयर कीजिएगा।
आज बिल्कुल चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान से जो है एक बड़ी अच्छी खबर है कि सिर्फ़ और सिर्फ 14 दिन की बच्ची है, रखनी से इनका ताल्लुक़ है और कामयाब ऑपरेशन किया गया है और ये दिल का ऑपरेशन किया गया है। बेसिकली ये ऑपरेशन है क्या, इसमें पेस मेकर लगाया गया परमानेंट के लिए, तो ये है क्या चीज़। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सुहेल अरशद साहब, माहिर अमराज दिल। इसमें यह है कि बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो 140-150 पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन इस नौमौलूद बच्चे की जो दिल की धड़कन थी वो सिर्फ 35 पर मिनट थी। इससे दिल की धड़कन भी पूरी नहीं रहती और ब्लड की सप्लाई भी पूरी नहीं रहती। इसको पूरा करने के लिए बैटरी लगानी पड़ती है जिसका टेक्निकल नाम है परमानेंट पेस मेकर। तो हमने परमानेंट पेस मेकर इसको लगवाया है कल और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक है। आज बिल्कुल इन डॉक्टर साहब की जानिब से ये कहना है कि इनमें जो है परमानेंट पेस मेकर आला लगाया गया है, जिसके बाद इनके दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल हो गई है। बड़ों में तो ऑपरेट जो है ये नॉर्मल था, लेकिन नौज़ायदा बच्चों में, नौमौलूद बच्चों में ये पहला कामयाब ऑपरेशन है। जी चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक की बात करते हैं। वो टेक भी ऐसा कि जो पूरी दुनिया फ्री में इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब अगर आपको ट्विटर पर ब्लू टिक चाहिए तो फ़ीस अदा करनी होगी। ट्विटर के बानी एलॉन मस्क ट्विटर पर तब्दीलियां कर रहे हैं और पहले तो उन्होंने काफ़ी सैक वैक किया लोगों को, अब उन्होंने कुछ तब्दीली की है। पहले $20 माहाना फ़ीस मुकर्रर की उन्होंने, बाद में उन्होंने कम की और $8 जो है उन्होंने कर दिया। अच्छा जी, अगर फ़ीस ना भरी तो सार्फिन को अपने तस्दीक शुदा जो पेज है उससे उनको महरूम होना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर फ़ीस आयद की जा सकती है, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इवन हम जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी ज़ुमरे में आता है। इससे सार्फिन पर क्या असरात होंगे? क्या हम ये देखेंगे कि ट्विटर जो है उसको इस्तेमाल करना जो है वो छोड़ देंगे, या फिर जो $8 इसकी माहाना फ़ीस मुकर्रर की गई है वो फ़ीस अदा की जाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हबीबुल्लाह खान साहब। हबीब साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ट्विटर ने वैसे तो जो ट्वीट्स आते हैं उससे वैसे ही बहुत हिल जाते हैं, लेकिन ट्विटर ने जो ये काम किया है कि जी अगर आपका ब्लू टिक है, ठीक है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। As we talk about Twitter and tech, we have a connection issue. So हाँ, अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। देखें, जब ये हम कहते हैं फीस की बात करते हैं, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ ये जो एलन मस्क के ही कुछ ट्वीट्स हैं जब ये जो हम दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर रिएक्शन लोगों के जो आए हैं। पहले तो मान रहे थे $20 बहुत ज्यादा है। ओके, देखिए ना, एक स्टीफन किंग है, उन्होंने कहा $20 a month to keep my blue check. दे शुड पे मी। वो कह रहे हैं कि आपको मुझे पे करना चाहिए, मैं एक मशहूर हस्ती हूँ, मेरी वजह से ट्विटर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। एंड एलॉन मस्क का फिर ये कहना है, जिस पे उन्होंने फिर उनको रिप्लाई किया कि देखें हमें अपने बिल्स भी तो पे करने हैं ना। हम इस पे बात करेंगे। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हबीबुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। हबीब साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। हबीब साहब, ये जो ब्लू टिक वाली सिचुएशन है, बड़ा लोग इसको एजाज़ समझते थे कि जी नाउ आई एम वेरीफाइड, अब जो मैं कहूँगा लोग उसे फॉलो करेंगे एंड दिस एंड ऑल दैट। अब जो ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं, $20 से $8 भी कर दिए हैं, उस पर भी लोगों के जो है वो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिस पे एलॉन मस्क कहते हैं कि वी हैव टू पे आवर बिल्स एज वेल। तो ये सर क्या पूरी स्टोरी है, ज़रा बताइए ना। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस की दुनिया काफ़ी बोरिंग होती है और जो हमारे एलॉन मस्क भाई हैं, इन्होंने आके जहां भी जाती हैं थरथल्ली मचा देते हैं। तो उन्होंने ट्विटर में भी आके वही थरथल्ली मचा दी है और इसको मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ट्विटर का जो कोर यूज़र है ना सर, जो ट्विटर का ज़्यादातर ट्वीट करता है, हर रोज़ ट्वीट करता है, वो कम से कम होता जा रहा है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो ट्विटर की जो रहने की वजह है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो इनको ट्विटर को दोबारा एक्साइटिंग बनाना है और इनको पैसे भी बिल्कुल बिल पे करने हैं, बिकॉज एडवर्टाइजर्स को जो लोग पसंद हैं वो कम होते जा रहे हैं ट्विटर के ऊपर। अब इनको देखना है कि हम पैसे कैसे करें। तो सब्सक्रिप्शन देना एक तरीका है। पहले इन्होंने कहा था कि जी $20 में कर देंगे, अब ये कह रहे हैं कि चलें $8 में कर देते हैं। तो अगर ये नहीं करेंगे तो इनको वाकई मसला पड़ जाएगा, बिकॉज इनका जो कोर यूज़र है जिसके पीछे एडवर्टाइज़र पैसे देता था, वो यूज़र अब टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तरफ जा रहा है।
अच्छा, सही। अच्छा हबीब साहब, मैं ये इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप से मुतालिक ही सवाल पूछने वाली थी। क्या हम देखेंगे कि इन फ्यूचर हमें इसके मुतालिक भी फीस देना पड़ेगी कि हम व्हाट्सएप यूज़ करें, उस पर भी हमें कुछ डॉलर पे करना पड़े, इंस्टाग्राम हम यूज़ करें उससे मुतालिक हमें पैसे देने पड़े, फेसबुक हम यूज़ करें उस पर हमें कुछ डॉलर पे करने पड़े? यानी अब हम इन फ्यूचर ये अपने दिमाग में रखें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, आप $8 सिर्फ वो यूजर पे कर रहा है जिसकी ब्लू टिक है। हाँ। आम यूजर नहीं पे कर रहा। तो सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक सेकंड सर। हबीब साहब, इंस्टाग्राम पे भी ब्लू टिकर वाले होते हैं, फेसबुक पेजेस भी होते हैं जिनके ब्लू टिक होते हैं, तो इसका मतलब जिनके यहाँ पर ब्लू टिक्स हैं, अगर सिर्फ ब्लू टिक्स वालों की हम बात करें तो उन्हें क्या पे करना पड़ेगा? जी देखें, उनको वो कह तो ये रहे हैं कि आपको $8 पे करने का। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। हर डिजिटल में जो भी मॉडल होता है ना, उसमें सबसे सक्सेसफुल मॉडल अभी तक डिजिटल में, चाहे ऐप हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, वो फ्रीमियम का रहा है। फ्रीमियम में होता यही है कि 97%, 98% लोग फ्री होते हैं, 1, 2, 3% लोग जो है ना पैसे देते हैं, लेकिन उन पैसे से जो है ना खर्चा निकल जाता है। तो ट्विटर भी यही इस्तेमाल कर रहा है। क्या दूसरे लोग इसके सक्सेस को देख के उन लोगों के लिए जो वेरीफाइड हैं पैसे मांगेंगे? ये वाकई मुमकिन है, लेकिन इस वक्त व्हाट्सएप एक डिफरेंट केस है। व्हाट्सएप का हमेशा से वादा रहा है कि वो मुफ्त रहेगा और व्हाट्सएप मुफ्त ही रहेगा। अच्छा हबीब साहब, नाउ द थिंग इज कि जब बहुत ज़्यादा इस पे क्रिटिसिज्म आई तो उनका एलॉन का ये कहना था कि जी हमने इसको इसलिए भी किया है ताकि जो बॉट्स हैं और जो ट्रोल्स हैं हम उनको कंट्रोल कर सकें। यानी अगर आपको इस तरह की कोई पॉलिटिकल कैंपेनिंग करनी है जैसे हमारे यहाँ होती है, तो फिर उसके लिए भी आपको पैसे देखें ढीले करने पड़ेंगे, बिरयानी से काम अब नहीं चलेगा। तो इसको आप क्या देखते हैं, इसका क्या असर पड़ेगा हमारे यहाँ? सर ये एक्चुअली आपने गहरा सवाल पूछा है। देखिए, ट्विटर इस वक्त जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो सबसे छोटा सोशल नेटवर्क है, लेकिन बिकॉज सबसे पहले उस पर खबर फैलती है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आम सोशल नेटवर्क से बहुत ज़्यादा है और सियासत में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। अब मसला वाकई ये है कि इसके अंदर जो असली कॉन्वर्सेशन है, जो लोग सही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ड्राउन हो जाती है, वो डूब जाती है ट्रोलिंग में और दूसरी चीज़ों में। अब इसमें सिर्फ ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसीलिए जब इलॉन मस्क आया ट्विटर, उसने सबसे पहले सारे लोगों को जो फारिग किया था उसी टीम को फारिग किया था जो इस एल्गोरिदम को बना रही थी, जो ट्रोलिंग कंट्रोल। अब ये चीज़ सस्ता काम नहीं है। एक एआई का साइंटिस्ट आपको $2, $2.5, $3 लाख का आराम से पड़ जाता है जूनियर लेवल का। तो वो यही पैसा इस्तेमाल करके ट्विटर का एल्गोरिदम इंप्रूव करके इस चीज़ को करे। टेक्नोलॉजी की तरफ से ये बात मैं समझता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगाने वाला है और वाकई लगाने वाला है। इस वक्त काफ़ी मसला है ट्विटर में ये। तो हबीब साहब, हम क्या समझे पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा इन फ्यूचर, हम क्या देख सकते हैं? क्योंकि हमारी यंग जनरेशन जिनका बहुत ज़्यादा रुझान है इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो इम्पैक्ट होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे साथ ट्विटर बहुत बुरा करता रहा और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ट्विटर जो है वो कंट्रोल हो रहा था ट्विटर इंडिया से। अच्छा। अब ट्विटर इंडिया जो है उसके बड़ा आर्बिट्ररी सा था स्टैंडर्ड कि किसको बैन करना है, किसको ऑन करना है। उनके एक ट्विटर अकाउंट ने बहुत बुरी बात की, लेकिन वो बड़ा प्रो मोदी अकाउंट था, वो चलता रहा। हमारा एक defense.pk का अकाउंट था, उसने ये गलत बात की लेकिन उसने ठीक कर दी, लेकिन उसका अकाउंट उन्होंने डाउन कर दिया। तो इसी तरह हमारे काफ़ी सारे अच्छे जर्नलिस्ट जो हैं उनको ये थ्रॉटल कर देते हैं। थ्रॉटल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एक ट्वीट 10,000 लोगों को नजर आ रही है, अब वो सिर्फ 100 लोगों को नजर आएगी। अब ये बताते नहीं है किसी को। हमने अपनी मेजरमेंट्स करके ये देखा है कि काफ़ी हमारे प्रोमिनेंट लोगों को इस तरह ये कम कर रहे हैं। तो अगर इलॉन मस्क के आने से ट्विटर पाकिस्तान की रिपोर्टिंग ट्विटर अमेरिका को या कहीं और हो जाती है तो ये हमारे लिए बेहतर ही है, क्योंकि देखें वेरीफाइड से लोगों को एतमाद होता है और ये वेरीफाइड टिक्स उन अकाउंट्स को भी दे रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जो EU डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हमने पकड़ा था, बहुत बड़ा कैंपेन था पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी 1-2 कंपनियां अभी भी एक्टिव हैं ब्लू टिक के साथ। ये ट्विटर इंडिया की वजह से हुआ है। अब हमारी तो यही ख्वाहिश है और आई फील कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि इलॉन मस्क की वजह से, क्योंकि हम तो होप हार बैठे थे, क्योंकि हमारे खिलाफ 5-10 साल से काफ़ी बुरा हो रहा था।
तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी अच्छा है। विजिबिलिटी से हमारा कब काम ये है कि हम जो है ना सही तरह का नैरेटिव, सही तरह की बातें ट्विटर पे जाके इंटेलिजेंटली करें, ताकि हम ग्लोबल ऑडियंस को ना सही तरह से समझा सकें पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। हबीब साहब, सिंस यू आर अ डिजिटल एक्सपर्ट, मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक प्ली दी गई है कि हमें अपने बिल्स पे करने हैं और इसलिए हम फीस जो है वो कर रहे हैं, बहुत से लोग ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि भाई इतने अरसे से पे तो ट्विटर चल रहा था, तो इतने अरसे से किसी ने अपने खर्चा नहीं निकाला था, इतने आम जुबान में इतने अरसे से बिल नहीं दे रहा था कोई? नहीं, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ बनता है। मैंने ये अर्ज किया कि ये सारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं ना, इनका मॉडल, बिजनेस मॉडल है एडवर्टाइजिंग बस। और जो एडवर्टाइजिंग को सबसे अट्रैक्टिव कॉम लगती है ना, वो होती है तकरीबन 15 से 40 साल तक। वो कॉम जो है ना पिछले 1-2 साल से बड़ी ड्रामेटिकली ट्विटर को छोड़ के टिकटॉक और इंस्टाग्राम जा रही है। अब बिकॉज वो छोड़ के जा रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग की रेवेन्यू भी उस तरह कम होती उनको नजर आ रही है। तो ये 1-2 साल की कहानी ज्यादा है। अच्छा, तो सर ये जिस तरह आपने टिकटॉक का जिक्र किया, तो ये मुझे प्लीज़ ज़रा बताएगा, लास्टली कमेंट कीजिएगा कि ये मुझे लगता है ये तो टिकटॉक पे बड़ा ज़रूरी है पैसों के हवाले से उनकी फ़ीस अदा करना। तो ये क्या टिकटॉकर्स पे कुछ वो होगा कि फ़ीस अदा करनी पड़ेगी अगर कभी हम देखेंगे टिकटॉक पे इस तरह की कोई फ़ीस लागू होती है? देखिए, टिकटॉक जो है ना एक फिनोमेना है। टिकटॉक इतनी बड़ी एक मूवमेंट बन गई है कि सारे यंग वहां जा रहे हैं। जो सबसे अट्रैक्टिव एडवर्टाइजर है ना, जो सबसे अट्रैक्टिव एडवर्टाइजर को कौन लगती है, वो टिकटॉक पे जा रही है। तो उनको एडवर्टाइजिंग का कोई मसला नहीं होगा। वो सिर्फ ये है कि वो अपनी ग्रोथ के अंदर सारा पैसा डाल रहे हैं, तो उनको जो भी पैसा एडवर्टाइजिंग से आता है वो वापस उसी में लगा दें, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लेकिन जब आप ग्रो करके इतने बड़े बन जाएं कि आपका कोई कंपटीशन ना हो, तो वो उस लेवल पे जाके फिर ये जब पैसा बनाने की डिसीजन करते तो ये कर लेंगे। जब तक आपके पास वो कॉम आ रही है जो एडवर्टाइजर्स को चाहिए, आप बुलेट प्रूफ हैं। सही है। हबीब साहब, इस वादे के साथ क्या आपके साथ दोबारा भी एक और है जो कि मेरे बड़े जहन के करीब है, और वही है कि टिकटॉक के एल्गोरिथम दीगर ममालिक में कैसे काम करते हैं, हमारे यहाँ कैसे काम करते हैं, उस पर भी आपसे आगे चल के हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि जिनकी तैनाती पर पीटीआई की क़यादत और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था, परेशानी का इजहार किया था, आज हम उनकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात करी मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब की, जो 10 अक्टूबर को सिंध के 34वें गवर्नर मुकर्रर हुए हैं। गवर्नर हाउस के नए मकीन ने 21 रोज़ और अब 22वां हो गया, तो क्या सरगर्मियाँ रहीं, सब पे बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। अली हफीज़, गुड मॉर्निंग, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और टिसोरी साहब कैसे हैं? वो खैरियत से हैं? 22 दिन में क्या कुछ हुआ, ज़रा मामलात बताएं। देखिए, जैसी जब उनकी तैनाती हुई तो बहुत ज़्यादा उनकी ख़ास तौर पे जो पीटीआई है उसके सोशल टीम ने और उसकी लीडरशिप ने जो है बहुत ज़्यादा शोर किया, क्योंकि उनके आखिरी गवर्नर जो इससे पहले जो गवर्नर इमरान इस्माइल थे, तो पीटीआई जो लुक आफ्टर का पूरा गवर्नर उनके कंट्रोल में था। तो गवर्नर हाउस में एकदम सन्नाटा होता था जब उनके थे गवर्नर। जब से ये मोहम्मद कामरान खान टिसोरी आए तो इन्होंने आगाज़ किया महफिल नाज से, बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम किया। उसके बाद इनकी एक्टिविटी हमने देखी, सिर्फ ये गवर्नर हाउस तक महदूद नहीं रहे, वो अब्बासी शहर अस्पताल शहर का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है, बल्दिया उज़्मा कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है सरकारी, वहाँ गए, वहाँ के जो मसाइल थे उस पर बड़ी तफसीली उन्होंने 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंग की। फिर कराची के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रीट क्राइम का है मसला, जो स्ट्रीट क्राइम का है, तो उन्होंने जो मुतालिका पुलिस आला हुकाम है उनको बुलाया, उनसे जो है तफसीली मीटिंग की कि ख़ास तौर पे कराची वालों को, जब आपने देखा होगा स्नैप चेकिंग होती है तो पुलिस जो ऑफिसर्स हैं जब रोड पे होते हैं तो हथियार जो है वो सामने रखते हैं, शहरियों को रोकते हैं, तो एक अलग रवैया होता है। तो उस पर गवर्नर सिंध ने जो है ख़ास तौर पे कहा कि आप जब शहरियों से बात करें तो इंतहाई अदब के साथ करें और उनको ये महसूस करवाएं कि आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोड पे खड़े हैं, असला ना ताने उन पर। सबसे फिर ये मसला था, और सबसे अहम मसला जो हमने भी देखा, जो हमें भी मालूम चला कि शहर कराची के अंदर अगर आपको अपना घर बनाते हैं 120 गज़ का या 240 गज़ पे, तो आपको जो है तामीराती नक्शा मंजूर करवाना पड़ता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। तो वहाँ आपको काफ़ी शिकायत, आपको पता है कि वो वहाँ पर जो है वो शिकायतें होती हैं कि नक्शा बगैर जो है वो कुछ भी मामलात के नहीं होता। तो स्ट्रिक्टली जो है वो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो को उन्होंने गवर्नर हाउस तलब किया, उनसे बात की और शहरियों की जो शिकायत थी
उस पर बात की, उनको कहा कि शहरियों को बिला जो है फौरी तौर पे जो है उनका नक्शा जो पेंडिंग में है, हज़ारों केसेस, उनको जो है वो मंजूर करें, नक्शा निकालें और नक्शा मंजूर करके जो है शहरियों के हवाले करें। कोई भी शिकायत जो है वो बर्दाश्त नहीं की। अगर सियासी मास पे हम बात करें, सियासी मामला पे, अब तो के मोहम्मद कामर खान टसूरी गवर्नर सिंध हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन जो सियासी इस्तेकाम है सूबे के अंदर, उसके लिए भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे MQM के बड़ा MQM की मीटिंग की उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर, और सबसे अहम बात है कुछ लोगों ने ये बतासुर दिया, कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई कि जब वो मोहम्मद कामर खान टसूरी गवर्नर सिंध बने तो MQM के अंदर कोई नाराज़गी या कुछ ऐसी बात हुई। तो आपको मैं बताऊं, मैं मोहम्मद कामर खान टसूरी जब बने गवर्नर सिंध तो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM के इस वक्त कन्वीनर हैं, उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप बताएं कि भाई मोहम्मद कामर खान टसूरी गवर्नर सिंध बनने के बाद कोई MQM में इख्तलाफात हैं, किसी रहनुमा को नाराज़ है? तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जनाब पूरी राब्ता कमेटी सब मौजूद थी, आमिर खान साहब और दीगर जो उनके सियासी रहनुमा हैं वो सब मौजूद थे, किसी से भी कह रहे हैं मालूम कर लें, तो सब ने हाल रहे कहा कि सबको गवर्नर सिंध पर जो है मुकम्मल एतमाद है। उसके बाद ये MQM के मामला तो गए। सबसे अहम बात ये देखें, जो कई नुकात मबनी मुआहदा किया था MQM ने, जब ये PDM की हुकूमत बनी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बने हैं, तो पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम नवाज से जो है कहीं मुआहदे हुए थे MQM के, उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो हमें नज़र आ रहा है गवर्नर सिंध का रोल, किरदार बहुत अहम तरीन किरदार नज़र आ रहा है। रात गए मीटिंग्स भी हो रही हैं, जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है और जो बल्दियाती कानून है और जो बल्दियाती नया सेटअप आना है उसको ताकतवर बनाने के लिए अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो गवर्नर सिंध है। जब गवर्नर सिंध आए थे तो ये एक बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि इनके बारे में पहले भी ये कहा जाता रहा है कि इनका, जिसको तहरीक कहा जाता था, कि उससे इतने लंबी वाबस्तगी नहीं है। जब गवर्नर बनाया गया तो उस पर बहुत ज़्यादा जो नाक़दीन हैं, PTI को हटा भी दें, तो उन्होंने कहा कि यार इन MQM के पास जो उनके अपने लोग थे जो इनको अपना नहीं समझते और दूसरों को अपना समझते, वो क्या नहीं थे? तो इस पे फिर आपकी अगर बात हुई है, उन पर क्या मौक़िफ़ रहा है? फैसल, हम तो 2003 से बाहसियत रिपोर्टर में MQM कवर कर रहा हूँ ना, अब 2022 चल रहा है। लोगों की हिस्ट्री जो है ना, लोगों की लगता है मालूमात, तारीख जो है वो भूल जाते हैं। देखिए, फ़ारूक नसीम का कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो MQM में आए, वो सेनेटर बने, सही है। इसके अलावा जो है वो नबील कबूल जो है कुछ रोज़ में ही आए थे MQM में, उनको अजीज़ाबाद से MNA बनाया। फिर मोहम्मद अली बरोई हैं, इस तरह मैं आपको बताऊं कि मियाँ अतीक हैं, उनको सेनेटर बनाया। बहुत से कम लोगों में काबिलियत होती है। बिल्कुल ऐसे मोहम्मद कामर खान टसूरी इस वक्त जो किरदार अदा कर रहे हैं MQM को एक मजबूत जमात बनाने के लिए ख़ास तौर पे, और कराची और सिंध के मामलों की बेहतरी के लिए, मैं आपको बताऊं जो बल्दियाती सेटअप है, जो शहरी हुकूमत माजी की देखी थी आपने, जो MQM की डिमांड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टिव दी हुई है गवर्नमेंट को कि भाई वो आप पावरफुल यहाँ पर बल्दियाती सेटअप लेके आएँ ताकि गली महल्ले के मसाइल हल हों, उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इन्होंने गवर्नर हाउस में इजलास किया। उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आई, MQM लीडरशिप आई, रात गए थे, इजलास चले, फिर ये पीर साहब पगाड़ों के पास गए चल के, वहाँ पे जो सियासी मामलात हैं सिंध के, उसकी बेहतरी के लिए हैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो मसाइल हैं, आप बताएं, गवर्नर हाउस के दरवाजे पहली दफ़ा जो है बेसहारा बच्चे, यतीम बच्चों के लिए उन्होंने आपसे यही बात करने वाली थी कि हमने कभी नहीं देखा, मैंने तो अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं इस तरह का देखा कि कभी गवर्नर सिंध जो हैं वो इतने एक्टिव हमें नजर। ये बड़ी अच्छी बात है, कराची के लिए खुशकिस्मती है कि उन्हें ऐसा गवर्नर मिला है जो कि कराची की बेहतरी के लिए सोच रहा है। मैं आपको बताऊं कि पहले भी हमने गवर्नर देखे, अब आप कहें कि मोहम्मद कामर खान टसूरी जो है वो गिटार पकड़ के गाना गाए, तो वो उनसे मैं समझता हूँ जो इस वक्त वो किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग देखें MQM जो है इस कराची शहर में, सिंध के शहरी इलाकों में MQM एक बड़ी जमात थी। अब 2016 में एक वाकया हुआ, उसके बाद थोड़ा MQM कमज़ोर जो भी है उसका वोट बैंक में फ़र्क पड़ा, लेकिन जिस तरह मोहम्मद कामर खान टसूरी गवर्नर सिंध, कराची और सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात MQM जिसके लिए काम कर रहे हैं वो, और मैं देख रहा हूँ अनकरीब दोबारा एक ताकतवर जमात MQM को बनाने के लिए जो उनकी एक्टिविटी है, और जल्द ही जो MQM में नाराज़ रहनुमा है, जो किसी भी वजह से MQM से दूर हो गए थे या उन्होंने अलग इख्तियार कर ली थी, वो बहुत जल्द दोबारा MQM में आ रहे हैं। और वो गवर्नर सिंध मोहम्मद कामर खान टसूरी का उसमें एक
एक एक रोल बहुत बड़ा रोल उनका भी है। और गवर्नर हाउस में रात गए इजलास हो रहे, दिन में इजलास हो रहे। मैं आपको खुद बताऊं कि अभी एक इशू हुआ था, एक रोड एक्सीडेंट हुआ या कोई वाकया हुआ था, तो 2-3 बजे भी जो मुतालिका हुकाम है उनसे गवर्नर सिंध राब्ते में थे, और सुबह अगले दिन ही 10 बजे कोई एक्टिविटी थी, उसमें भी गवर्नर सिंध जो है वो हमें नजर आ रहे थे। तो ये कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लिए अच्छी बात है कि एक ऐसा गवर्नर आया है जो एक्टिव है और अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और अल्लाह करे कि ये जो गवर्नर सिंध है कराची वालों के लिए मजीद इसी तरह से हमें एक्टिव नजर आए। थैंक यू सो मच अलिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो MMA फाइटर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब 2 सितारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एशियन नोमैड मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए 2 सिल्वर मेडल्स का एजाज़ हासिल किया है इन 2 नौजवानों ने। निसार अहमद है और इसके साथ साथ मोहम्मद साबिर है, जो कि इस वक्त हमें स्टूडियोज में फैसल ज्वाइन कर चुका है। इन्हीं की जुबानी अपने सिल्वर मेडल्स के साथ मौजूद हैं। तो साबिर और निसार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत मुबारक आपको कि सिल्वर मेडल आपने हासिल किया। तो मैं चाहूँगा पहले जो है कि निसार से मैं शुरू करूँ। निसार, मुझे बताइए आप का कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा, आप क्या करते हैं और कहाँ से आपका ताल्लुक है? जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत मशकूर कि अल्लाह ताला ने मुझे एशियन चैम्पियनशिप में 2nd पोजीशन में नोमैड MMA में पाकिस्तान के लिए दिया। और आज से तकरीबन 12 साल पहले मैं कराची आया था काम के सिलसिले में, इसी तरह का होटल में काम करता रहा, मजदूरी करता रहा। तो उसके बाद मैंने एक मार्शल आर्ट क्लब एज शौकियाना ज्वाइन किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे जो बेसिकली ये ताल्लुक़ है बलूचिस्तान के लिए अब्दुल्ला से, एक पसमानदा इलाका है, न तालीम का इतना रुझान है न कुछ चीज़। जो हमारे लड़के वगैरह जो न्यू जनरेशन बड़ा होता है उनके काम के सिलसिले में कराची भेजा जाता है। तो उसमें जब मैं कराची आया तो देखा मैंने कि मार्शल आर्ट क्लब है। इंशाल्लाह मैंने सोचा अपने साथ कि मैं इसी में आगे इंशाल्लाह निकल कर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, और इसमें मैंने शौकियाना ज्वाइन किया और इसी तरह आल कराची खेला, फिर आल सिंध खेला और अल्हम्दुलिल्लाह जीता रहा। फिर इसी तरह नेशनल फाइट के लिए सेलेक्ट हुआ था 2018 में, क्योंकि मैं फर्स्ट नेशनल तैयार गया था। उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो एक अलग दुनिया है, मार्शल आर्ट एक अलग सिस्टम है जो। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्रोफेशनल किक बॉक्सर और बॉक्सर। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा मोहम्मद साबिर, आप मुझे बताएं, फर्स्ट टाइम आपने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल इवेंट में और फर्स्ट टाइम ही आपने सिल्वर मेडल जीता, तो सफ़र कैसा था, क्या मुश्किलात थी, किस तरह आप इस तरफ आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इसमें सिल्वर मेडल से नवाजा, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो है ना, हमें बड़ा अच्छा लगा जो है एशियन चैम्पियनशिप को पार्टिसिपेट करके। और मैं अपने डीजे लेविस फोर्स कादर बख्श फरकानी साहब को बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने जो है हमेशा में सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे और उनको स्पोर्ट से बोर्ड लगा हुआ है। सही। तो अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या थे? चैलेंजेस बस यही जो है मैंने भी इसी तरह जो ना कुछ टाइम पहले कराची आया था, काम के सिलसिले में काम करता रहा। 2019 तक मैंने अपना मार्शल आर्ट्स करियर बड़ा अच्छा बखूबी निभाया, इधर ही कराची लेवल, सिंध लेवल, नेशनल लेवल, और जो है ना अभी अल्लाह ताला ने जो है ना मौका दिया इंटरनेशनल का। और इसी तरह इंशाल्लाह जैसे आज मेरे गली में सिल्वर मेडल है पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह आने वाला वक्त में गोल्ड मेडल दिखा भी सकते हैं, इसको कैमरे में दिखा भी सकते हैं, ज़ूम करके ज़रा दिखा दे, क्योंकि ये मेहनत है ना, ये मेहनत है। जैसे अभी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बलूचिस्तान लेविस फोर्स का नाम रोशन किया, इंशाल्लाह इसी तरह हमेशा जो है ना अपना पाकिस्तान और लेविस फोर्स का ज़बरदस्त। अच्छा, मैं मुझे ये बताएं निसार कि मैं देख रहा हूँ थोड़े ब्रूसेस वगैरह भी लगे हुए, लेकिन ये फ़ाइट का तो अपना भाई ये रोशन है। मुझे बताएं, आप मुझे बता रहे थे जिस वक्त आपकी फ़ाइट हुई तो उस वक्त वहाँ पे आपको किसने बुलाया और क्या बोला आपकी फ़ाइट को देख के? मेरा जब फाइनल फाइट था तो वो काफ़ी एक्साइटेड फाइट था। ये रशियन ज़बान लैंग्वेज उनका अलग सिस्टम, जो प्रेसिडेंट है नोमैड MMA का, वो जब मेरा फाइट शुरू हो गया था उसने देखा, हालांकि वो काफ़ी टाइम एक्स वर्ल्ड लेवल पे भी खेला था, एशियन कई बार चैम्पियन भी बना था, तो वो ऐसे समझते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा। वेट में भी वो था, तो वेट भी मेरे से बड़ा था क्योंकि 60 kg था, मैं खेल रहा था 55 के लिए मैं गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसके साथ फाइट किया, पहले राउंड में उसके नाक से खून आना शुरू हो गया।
ऐसे 5-6 मौके लगे थे उसको। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में, क्योंकि हमारे जो मेन इशू है स्टेमिना का है, हमारे डाइटिंग प्रॉपर नहीं है, हमारा ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, तो दूसरे राउंड में उसने मुझसे पॉइंट निकाल कर फाइट अपने नाम कर दिया। लेकिन जब फाइट ख़त्म हुआ तो नोमाद एमएमए का जो प्रेसिडेंट है उसने मुझे खुद बुलाया और 2-3 बार उसने मुझसे मीटिंग किया, अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी महीने इंशाल्लाह जो मेरा वर्ल्ड के लिए मेरा नाम आया हुआ है और इंशाल्लाह उसमें जाके, ये तो सिल्वर मेडल है, इंशाल्लाह ये कट वगैरह हमारे को लगते रहते हैं, इसको हम बॉक्सिंग की ज़बान में बॉक्सिंग का मेकअप कहते हैं, तो ये हमारा मेकअप है। और इंशाल्लाह इस टाइम जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात है सपोर्ट ना होना। अभी प्राइवेट कंपनी जो AAA एसोसिएट्स है, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था इस फाइट के लिए, शेख फवाद बशीर साहब ने। और अभी जो इस फाइट के लिए मेरे को जो आने वाला वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसके लिए MG ग्रुप ऑफ कंपनीज के सैयद मोहम्मद कासिम साहब है जो सपोर्ट करेंगे और मजीद भी उस यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। बल्कि बॉक्सिंग को नहीं, जो पाकिस्तान में जितना भी सपोर्ट इंशाल्लाह सबको सपोर्ट करते रहेंगे। साबिर, मैं चाहूँगी लास्ट में आप कोई कमेंट करें इसी सपोर्ट सिस्टम के हवाले से, बिकॉज आपकी डाइट, आप लोगों का पूरी रूटीन मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, तो आप भी इसी करें कि सपोर्ट आप लोगों को नहीं उतनी मिलती जितनी मिलनी चाहिए। नहीं, देखिए जो ना सपोर्ट की बात अगर किया जाए तो जैसे कि हम लोग अपना डिपार्ट है लेविस फोर्स का, हमें शुक्र है जो है ना अपने लेविस फोर्स सपोर्ट करती है। DG कादिर बख्श बखानी साहब, उनका बहुत मुश्किल, उन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स को सपोर्ट दिया, जैसे कि लेविस का टीम बना फुटबॉल का, क्रिकेट का, और इंशाल्लाह हमें भी इस तरह सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। बात जो होती है डाइटिंग की और जो प्रोटीन्स होती है वगैरह होती है, अब बाहर के जो खिलाड़ी होते हैं उनको कोई काम नहीं है, वो बस अपना उसका करियर यही होता है कि उसको मार्शल आर्ट्स खेलना है और वो इसी मार्शल आर्ट्स को लेकर जो है ना आगे तक चले जाते हैं। हम लोग का जो है ना सपोर्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि हम लोग को कोई जानते नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, अगर आप जहाँ पैसे वाला हो तो आपको हर एक जानेगा, अगर आप गरीब हो तो आपको कोई नहीं जानेगा। लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास नहीं है पैसा तो फिर आपके पास टैलेंट है और टैलेंट के बुनियाद पे जो है वो आप आगे बढ़ते हैं, पैसे की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ते। बहुत शुक्रिया निसार और साबिर आपका। आखिर में हम चाहेंगे कि हमारा जो स्टांस होता है वो स्टांस हम करें और इस हिसाब से आप भी ले सकते हैं, आप ले ये ऐसे। अच्छा, ऐसे ये बड़ा जरूरी है भाई खातून के लिए। मेरा तो मुक्का किसी को पड़ेगा उसको कुछ भी नहीं होता। डिपेंड करता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपको हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और अभी हम एक ले रहे हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, शादी एक ऐसा बंधन है जो कि बड़ा खूबसूरत भी है और बहुत नाजुक भी है। कभी कभी होता ये है कि हमारे मुआशरे में ये क्या कहा जाता है कि जी डिवोर्स हो गई है, कम उम्री में शादी हुई थी इसीलिए ऐसा हुआ है। कभी कभी ये ताने भी मिलते हैं कि कम उम्री में शादी कर दी इसलिए लड़की सही तरीके से घर नहीं संभाल पा रही है। और कभी कभी ये कहा जाता है कि अच्छा जी बच्चे या लड़के की उम्र हो गई है, शादी कर दो, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। तो ये शादी का वक्त, जो सही उम्र है शादी की, वो चाहे लड़का है या वो लड़की है, वो क्या है। और मैंने अपने पेरेंट्स से ये सुना है जी कि 5 से 6 साल का मैक्सिमम गैप ज़रूर होना चाहिए लड़का और लड़की के दरमियान, ताकि ये कि आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब बहुत सारे सवाल है, इसी पर बात करने के लिए मैच मेकर शाजिया रहमान इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं आप? मॉर्निंग, थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुआशरे में अमूमन ये कहा जाता है जी लड़का बड़ा हो लड़की से, ताकि चूँकि लड़का थोड़ा मैच्योर होगा तो लड़की को समझ भी सकेगा, उसकी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर सकेगा। मुझे ये बताएं कि क्या ये सोच बिल्कुल ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात मुझे ये लगती है कि शादी के लिए जो परफेक्ट टाइमिंग्स की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें एज डिफरेंस कम भी है, उसमें एज डिफरेंस ज़्यादा भी है, या लड़की बहुत यंग है या लड़की एक मेच्योर एज में है, उसका करियर है, चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, 45 की एज भी कम पड़ जाती है और 18 साल में भी बहुत अच्छी शादियां हमने देखी हैं। आप ये कह रही हैं कि आप जब तक मेंटली तैयार नहीं है, एज का कोई ताल्लुक नहीं है, आपका मेंटली तैयार होना ज़रूरी है। देखिए, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारा अलग कॉन्सेप्ट है और सब कॉन्टिनेंट में जो हम रहते हैं वो हमारा एक अलग वो है, और जितना ज़्यादा हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं उतना हमें ये होता है कि 18 साल तो बहुत कम है, लड़की के पास डिग्री होनी चाहिए, अल्लाह ना करे कोई
खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो ये नहीं हो कि वो जाके दोबारा से अपनी डिग्री ले और फिर वो आए, या इवन कुछ भी नहीं हो, हस्बैंड की डेथ हो जाती है या कोई बिजनेस का प्रॉब्लम या कोई जॉब चली जाती है, तो आप बिल्कुल बैक टू द स्कूल वाला सीन नहीं हो। दूसरी बात ये है कि शादी कोई रिहैबिटेशन इंस्टीट्यूट नहीं है कि बिगड़े हुए बेटे अपने एक लड़की को पकड़ा दें और बोलें कि ये सही हो जाएगा, ये लड़कों में जाना छोड़ देगा, ये ड्रग्स छोड़ देगा, क्योंकि शादी है। शादी के जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं, उसके तकाजे कुछ और हैं, वो किसी के नफ्सियाती मसाइल हल करना नहीं है शादी का मतलब। अच्छा शादी, मुझे ये बताएं, मैंने अक्सर ये मतलब देखा है अपनी सोसाइटी में भी और अपने इर्द गिर्द, मैंने अपने घर में ये देखा, जैसे मेरे वालिदैन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे माँ बाप का 11 साल का डिफरेंस है, लेकिन इस टाइम पे आके मुझे लगता है कि हम माँ बाप मुझे सही में लग रहे होते हैं। मतलब कि हमारी सोसाइटी में ये क्यों है कि लड़का बड़ा हो, मतलब ये एक चीज़ ऐसी है जिसको कहा जाता है कि अच्छा लड़का बड़ा है, 5 साल 6 साल बड़ा है, ओके ठीक है कर दूँ, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसकी 2 वजह हैं। एक वही अगेन सब कॉन्टिनेंट वाला वो कि लड़की जल्दी बड़ी लगती है, बच्चे हो जाते हैं तो बड़ी लगती है, एक मैच्योर्ड लुक आ जाता है, तो लड़के से जब एज डिफरेंस रहता है तो कपल अच्छा लगता है। दूसरी वजह ये होती है कि लड़का क्योंकि अपने करियर में सेट हो चुका होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो अगर लड़की भी 18 साल की और लड़का भी 18 साल का है तो ज़िंदगी की गाड़ी, मतलब अगर आप फाइनेंशियली देखें तो वो शुरू होने में बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आपका गुजरता है। 15-20 साल पहले तक ये था आइडियली कि 10 साल का ये डिफरेंस भी होता था, 8 साल का भी, 7 साल का भी होता था, 15 साल भी, हाँ मतलब 30 इयर्स बैक अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब अगर जो डिमांड्स मेरे पास आती हैं नॉर्मली, इवन इफ़ द गाय इज़ 30 या लड़की भी 28 के या 18 के, तो वो कहते हैं 3 से 4 साल के डिफरेंस से ज़्यादा नहीं बताइएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो क्योंकि एक सीरियस पर्सनालिटी है, अगर एक बंदा 38, 39 या 40 प्लस का है और भाई उसकी बीवी अगर 20 प्लस की है, तो वो सीरियस बंदे के साथ क्या कम्युनिकेट करेगी? मैम सिचुएशन अब ऐसी है कि हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि क्योंकि आप जल्दी इसलिए शादी करें क्योंकि आपकी आने वाली नस्ल जो है, बहुत सारे लोगों को ये भी दाना मिलता है कि कब करोगे, जब बूढ़े हो जाओगे, तो बच्चा पैदा कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे, 45 में बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे होगे, तो लेकिन मैं तकाबुल नहीं कर रहा यूरोपियन कंट्रीज, वो तो इट वेरीज केस टू केस। तो ये कितना ज़्यादा डिपेंड करता है कि जी आप इसलिए करें ताकि आप आने वाली नस्ल को जल्दी करवाएं? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आपके अपने सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। बहुत सारे लड़कों ने 23 साल में बाहर से बहुत अच्छी डिग्री ले ली और उनका करियर स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आगे नहीं पढ़ना, उनके फादर की तरफ से क्या है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ ऐसी हैं, लाइक मीमन है, दिल्ली बरादरी, उनके यहाँ लड़के बहुत यंग एज में बिज़नेस में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि लड़का यंग भी है तो अम्मा अब्बा की सपोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उर्दू स्पीकिंग्स हैं या बहुत सारे लोग हैं उनका नहीं होता, वो कहते हैं कि लड़के ने अपनी शादी खुद करनी है, अपनी ज़िम्मेदारी खुद संभालनी है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो आइडियली तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा जी बहुत यंग एज में हो जाए ताकि आप जो पाकिस्तान की एवरेज एज है अभी जो वो उसमें 55 to 60 आप 2 से 3 जनरेशन्स देख लें। इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 20 तो 40 पे आप अपने बच्चों को देख रहे हैं इंशाल्लाह, और फिर 60 पे ये कि आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं। अगर आप 40 पे शादी सोच रहे हैं तो फिर यू नो एक बहुत डिले, एक जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसमें वो फर्क आता है। अगेन वही सोसाइटी का भी है ना, कहते हैं अच्छा 40 में शादी, सोसाइटी के प्रेशर बहुत है ना। असल में हम शादी क्यों करते हैं? हम अपने लिए कभी भी, अपनी खुशी के लिए तो हम शादी नहीं करते। हम लोगों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कलीग्स के लिए, उनके सवालों के जवाब के लिए, उनके सवालों के जवाब से बचने के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने एंड में तंग आके अपनी बैचलर लाइफ का खात्मा करते हुए देखा है कि वी आर नो मोर सलमान खान, शादी कर लेते having a proper understanding of the partner, विदाउट हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा ये है कि आपने मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि अब आप शादी के जोन में एंटर हो रहे हैं और आपकी ये सारी चीज़ें जो आप 40 साल से लेके अपने साथ चल रहे हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा, इस पे एक चीज़ मेरा सिर्फ काउंटर आर्ग्यूमेंट है
जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत से लोग उस मेंटल प्रिपेयर्डनेस को बहुत आगे लेके जाते हैं। हमारे यहाँ मैं मेल फीमेल में वो तो नहीं करूँगा, जेंडर तो नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन ज़्यादातर होता है कि जी फीमेल्स जो हैं वो मैं अच्छे करियर वो कर लूँ या फिर मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, पहले मैं इसमें सेटल हो जाऊँ, लड़के भी मैं सेटल हो जाऊँ फिर करता हूँ, पहले घर ले लूँ, हाँ, पहले ये कर लूँ, पहले सारे टारगेट्स गोल्स कर लेते हैं। इसको कैसे बैलेंस करें, इसमें फिर एज इज गॉन नाउ। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि एल्डर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर सोसाइटी के प्रेशर को इग्नोर भी कर देते हैं तो जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने शुरू से आपके दिमाग में एक बात डाल देनी चाहिए कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पासपोर्ट देख के, पैसा देख के, घर देख के, कुछ भी देख के शादी मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि डिपोर्ट भी किया जा सकता है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। बिजनेस देख के आपके अब्बा घर के बाहर रात को 2 बजे खड़ा कर सकते हैं, आप वो घर लेके अपने साथ नहीं जा सकते। तो जब तक आप खुद आपको लगे इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स और जो भी चीज़ें, आपको मेंटली प्रिपरेशन की मैं बात कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है और रिमोट कंट्रोल टीवी का और एसी का उसके साथ शेयर करना है। तो आपको अपना पूरा बेडरूम उसके साथ शेयर करना है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है जी मेरे शेल्फ में बुक्स रखी हैं, किसने ख़राब की। अब वो जब आपका पार्टनर आके करता है तो फिर आपकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बढ़ते, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं है कि आपने अपनी पूरी लाइफ शेयर करनी है किसी के साथ। इट्स नॉट अबाउट कि आप पैसे के लिए या गोल्स नहीं। अच्छा शादी, मुझे एक और चीज़ ज़रा बताएं कि अब चूँकि आप मैच मेकर हैं, आप बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी डिमांड्स आती होंगी लड़के की जानिब से भी या लड़की की जानिब से भी, ठीक है। अगर लड़की लड़के से 4 साल 5 साल बड़ी है तो क्या अब के टाइम पे इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है? अरेंज मैरिजेस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, it's only attached with love marriages या इस तरह का, या पसंदीदगी या फिल्मों में या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वो शादी, ये ख़ानदान में एक ऐसा फैक्टर है जो आप निगलेक्ट कर देते कि भाई की बेटी है, बहन की बेटी है। बट नॉर्मली तो मैंने आपको बताया ना कि जो एज डिफरेंस की बात है वो लड़की को ही हमारे यहाँ कंसीडर किया जाता है कि लड़की ही कम एज की तो होगी। आपके पास जैसे रिश्ते आते हैं जो लड़के की माएँ होती हैं, वो क्या कहती हैं कि लड़की कितनी छोटी होनी चाहिए हमारे बेटे से? अरेंज मैरिज की अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्मली जो डिमांड आती है, अगर उनकी काउंसलिंग नहीं की जाए, उनको समझाया जाए, तो वो कहते हैं 8 साल 10 साल। आप यकीन नहीं करेंगी, बाज़ औक़ात उसमें आता है 20 साल कम हो, 18 साल कम हो। मतलब ऐसा लगता है कि आपने कोई बच्ची अभी गोद लेनी है और उसकी गार्जियनशिप लेनी है। मैं तो सिंपली ये कहती हूँ क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि आपने जी एक डिमांड कर दी, अच्छा और ये सारा। और आप उस अपने लड़के से 20 साल छोटी से उम्मीद रखते हैं कि वो सलीकेमंद होगी, घर को आके संभालेगी, उसके बाद डिग्री भी होगी, हो जाएगा तो वो डिग्री भी होगी, वो पूरे ससुराल की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार और अपने वो फौरन से चेंज, वो चांसी बहू भी होगी। हम ना मैम शाजिया, हमें लगता है कि हम रिलीजन और कल्चर में फंस गए कहीं पे हम। और ये तो देखें मिसाल तो खैर हम क्या ही दें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी मुबारक देख लें, उसका हमारे लिए तो रोल मॉडल वहाँ से है, ठीक है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी हमारी अज़वाज मुतहरात थी वो हमारे लिए रोल मॉडल है। हम वो सिर्फ किताबों में पढ़ने को तरजीह देते हैं, जब हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल आती हैं हम उसको नहीं करने जा रहे। हमारा कोई अगर बेटा है और अगर वो किसी डिवोर्स से करना चाहता है, आप मुझे बता दें कि कोई करने के लिए तैयार हो? कभी भी नहीं। अच्छा, उसके लिए आप हर वो हरबा आजमा लेंगे कि नहीं हो ये शादी, लेकिन आप कभी भी सपोर्टिव साइड पे नहीं जाएंगे कि अच्छा ये दीन का भी हुक्म है कि कुंवारी लड़की से पहले शादीशुदा या बेवा या तलाक याफ्ता अगर आपके घर में मौजूद है उसके रिश्ते की जद्दोजहद आप करें या किसी मर्द के लिए। लेकिन अगेन आपकी वाली बात कि हम दीन में और हम अपनी चीज़ों में दुनियावी इतना दरमियान में फंसे हुए हैं, ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं। नहीं, आप ये कहेंगे हम शॉर्ट कि हमारी जो सोसाइटी है उसका माइंडसेट बहुत कन्फ्यूजन का। देखिए, दूसरी शादी की भी अगर आप बात करते हैं तो दूसरी शादी के लिए भी कोई मुमानियत नहीं है, ठीक है। अगर आप इंसाफ करते हैं, हर मर्द का ये होता है कि दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है, लेकिन अगर आप किसी की भी वाइफ से ये बात करते हैं, इवन उसकी फैमिली से बात करते हैं, वो कहते हैं भाई एक ही बहुत है, पहले एक तो संभाल लो। तो द पॉइंट इज दिस कि
की वजह से जो माशरे में खराबियां हो रही हैं या इवन जो मर्द करना चाह रहा है वो सारी चीज़ें बीवी भी बर्दाश्त कर रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैंने लोगों को बर्दाश्त करते हुए देखा है, मैंने घर वालों को भी देखा है कि अच्छा बाहर ठीक है शादी नहीं करना। तो हम इतने ज़्यादा हिपोक्रेट कौम हैं कि हम नारे लगाते हैं, हम कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह ये तौहीन रिसालत का केस हो गया, ये हो गया, लेकिन हम अपनी सुन्नत की पैरवी करने में प्रैक्टिकल नहीं है। आपको आपका कोई फ्रेंड आके बताएगा कि मैं किसी डिवोर्सी या किसी 2 बच्चों की माँ से कर रहा हूँ तो आप कहेंगे क्या हो गया यार। अच्छा शाह मुझे एक बात बताएं कि लड़के के लिए किसी डिवोर्स या 2 बच्चों की माँ से शादी करना हमारी सोसाइटी में यकीनन एक होता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, हाँ। लेकिन अगर एक लड़की कर लेती है तो क्या उसके लिए मुश्किल नहीं है, ये उसको इग्नोर कर दिया जाता है? लड़की के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि लड़की के लिए आपके माशरे ने ऑप्शंस कम छोड़े हैं, तो उसको लगता है कि अगर लड़का उससे 10 साल छोटा है या लड़का उससे 20 साल बड़ा है तो उसके पास ऑप्शंस कम है, तो वो उस चीज़ में खुश है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों कि लड़का आपसे 10 साल छोटा है या 8 साल छोटा है या आपसे 3 साल बड़ा है, वो डिवोर्सी भी है और उसके बच्चे भी हैं, तो आपके पास ऑप्शंस कहाँ हैं। हम 45 साल के मर्द के लिए जिसकी तीसरी शादी, अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक केस आया था, वो भी कहता है कि मुझसे 18 साल छोटी हो क्योंकि बच्चे मेरी बीवी के पास हैं तो बच्चे भी नहीं होने चाहिए, डिले शादी हुई भी हो, डिवोर्स नहीं हो, निकाह ब्रेक भी नहीं हो। तो जब इतने डिमांड्स में आपका मुआशरा है आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है शाजिया, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू करती थी। मुझे जब आपको बुलाएंगे तो जो दूसरी शादी वाला मामला ना कि हमारी सोसाइटी में अगर दीन इजाज़त दे रहा है और अगर उस सूरत में कि सामने वाली खातून डिवोर्सी है, ज़रूरतमंद है और आप उसको अपने निकाह में शामिल कर रहे हैं तो फिर क्या मसला। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगी हम इस पर ज़रूर बात करें। ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की सकाफत का अहम हिस्सा है। ये बर्तन आज भी देखने वालों के लिए दिलचस्पी के हामिल हैं। मुल्तान में भी मिट्टी के बर्तन बड़ी नफासत से तैयार किए जाते हैं। मकसूद चौहान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब की सकाफत की अक्कासी करते खूबसूरत मिट्टी के बर्तन। मुल्तान में मिट्टी से बर्तन बनाने का हुनर सिन्फ़े नाजुक में फ़रोग पाने लगा। वैसे तो मुल्तानी आर्ट बहुत मशहूर है, लेकिन इसको मज़ीद शोहरत देना चाहते हैं दुनिया में और हर तरफ के पहचान बने कि ये मॉडर्नाइज्ड आर्ट है, लेकिन ये मुल्तान में बना है और मुल्तान में बच्चों ने बनाया है जो तरक्की अपने मुल्क की चाहते हैं। सबसे पहले कारीगर पाँव की मदद से चक्कर को घुमाती हैं, फिर अपने हाथ से गूंदी हुई चिकनी मिट्टी को मुख्तलिफ बर्तनों की शक्ल दे देती हैं, जिसके बाद बर्तनों को खुश्क करने के लिए धूप में रख दिया जाता है। यहाँ पे फ़र्क डिफरेंस ये है कि अब पढ़ी लिखी बच्चियाँ जब ये काम करती हैं तो उसमें जिद्दत बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि नई इनोवेशंस, उनके नए जो भी उनके ख्यालात हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ख़वातीन का कहना है कि मिट्टी के बर्तन ना सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि इन बर्तनों में खाना खाना भी बाइसे शिफा है, जबकि ख़वातीन कारीगर इस प्रोफेशन में जिद्दत लाने की ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मकसूद चौहान सा मामूल। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को 2 रोज़ में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, बताएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, जो है वो दोस्त मजारी को 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर जो है वो कल स्पेशल अदालत में पेश किया गया था। उस अदालत ने बाकायदा जो है वो रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म में अदालत ने लिखा है कि बज़ाहिर मुल्ज़म दोस्त मजारी के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात संजीदा नौयत के हैं। इसके साथ साथ अदालत की जानब से ये भी लिखा गया कि दोस्त मजारी से दस्तावेज़ात की रिकवरी के लिए 2 रोज़ का जो है जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। तफ्तीशी अफसर आइंदा समात पर जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो अदालत के रूबरू पेश करें। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक दोस्त मजारी पर रेवेन्यू का रिकॉर्ड टेम्पर करने के इल्ज़ामात हैं, लिहाजा प्रोसिक्यूशन की जो जिस्मानी रिमांड लेने की दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाता है और आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश करें। ठीक है अरशद, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कराची में वैसे तो कई मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो है सफाई का।
मगर क्या आपको मालूम है कि जापान को सफाई के लिहाज से दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क करार दिया जाता है? अब ऐसा क्यों है और क्या हम इस बारे में सोचें या फिर जापान के लोगों से हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? जी हाँ, मुझे लगता है हमें बहुत ज़रूरत है सीखने की। इसीलिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने कराची में मौजूद जापानी सफारत खाने में जापान के डेप्यूटी काउंसल जनरल जनाब अशीदा कात्सूरी से बात की है। वो क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। जापान दुनिया का एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, दुनिया के लिए एक मिसाल है हर हवाले से, चाहे वहाँ की कौम का डिसिप्लिन देखना हो या वहाँ का रख रखाव देखना हो, शहरों की सफाई सुथराई देखनी हो। जापान दुनिया में बेमिसाल है। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पे देखें तो जापान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जो सफाई सुथराई में, मेंटेनेंस में सबसे आगे है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कराची जैसे शहर किस तरह उससे सीख सकते हैं? हमने सोचा इस हवाले से बात करें। डिप्टी काउंसिल जनरल कराची के अंदर जापान काउंसलेट के मिस्टर अशीदा कात्सूरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। सर कैसे पॉसिबल हुआ जापान के लिए दुनिया का नंबर 1 शहर बनना? सफाई सुथराई के मामले में इतनी बड़ी आबादी है, किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये कहना चाहिए जो सफाई के हवाले से यही है, हम बचपन से यानी ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 9 तक ये ऐसा होता है, क्लासेस ख़त्म होने के बाद ये रोटेशन के तौर पे हम सब के सब, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब के सब सफाई लाजमी होते हैं। ये इसी वजह से हम किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हो, सफाई का तरीका जानते हैं। ये एक खूबी है। हमारी जो एयर क्वालिटी है कराची की, आपने देखा होगा एयर इंडेक्स के ऊपर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर हमारी बहुत ही पुअर है जो हमारी पोजीशन है। कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए क्या तरीक़ाकार है? एक तो यही है कि जो हवा के आलूदगी है इसको बेहतर करने के लिए गाड़ियों की मेयार को बेहतर करना। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ज़्यादा हो रही है, लेकिन काफ़ी ये महंगा पड़ता है। मेरा तजवीज़ वही है कि हाइब्रिड सबसे आजकल इसी ज़माने में बेहतरीन है। और हमारी जो जापानीज़ कंपनीज हैं हाइब्रिड ये फैसला किया है पाकिस्तान के अंदर भी असेंबल किया जाए। क्या समझते हैं आप कराची में आपको बुनियादी ख़राबी, कराची शहर की जो प्लानिंग है उसमें या मैनेजमेंट में आपको ऐसी कौन सी नज़र आती है कि जो बहुत सारी ख़राबियों की वजह है? ये कराची की बदकिस्मत वही है कि जो हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन में इत्तेहाद नहीं है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट हैं और सूबाई हुकूमत हैं और कराची के एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इत्तेहाद नहीं है। ये एक बदकिस्मत है। हम ये समझते हैं कि हमारे घर के बाहर जो कुछ भी है वो हमारा घर नहीं है। जैसे हम कचरा रोड पे फेंक देते हैं या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये हम एहसास ज़िम्मेदारी और एक माइंड चेंज जो है वो कैसे आएगा? एक है मोरल का या एथिकेट का वो तालीम हासिल करना बहुत अच्छी बात है और अहम है। अगर लोग एथिकेट क्या होता है और मोरल क्या होता है स्कूल में या घर में सीखी जाएंगी तो यहाँ की जो मोरल है मजबूती तौर पे बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी काउंसिल जनरल कराची के अंदर जापान काउंसलेट के। बहुत सारी काम की बातें उन्होंने हमें बताई। उन्होंने कहा कि कौम सबसे पहले तो हम बने, तमाम डिपार्टमेंट जो शहर की बेहतरी के लिए काम करते हैं उसको मैनेज करते हैं, उनमें एक यूनिटी होनी चाहिए, वो सब मिल के काम करेंगे और शहरियों को स्कूल के लेवल से तरबियत दी जाए सफाई सुथराई की, तो इस तरह से आगे चलकर वो मुल्क के अच्छे शहरी बन सकेंगे। वेलकम बैक। अहम खबर है, सोशल मीडिया पर जाली खबरों और नफरत अंगेज़ मवाद शेयर करने वालों के खिलाफ अब जो है FIA भी कार्रवाई करेगा। हुकूमत ने विफाकी तहकीकाती इदारे को मज़ीद इख्तियारात देने के लिए कानून में तरमीम की उसूली मंजूरी कर ली है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, FIA को मज़ीद क्या इख्तियारात दिए जा रहे हैं?
देखिए, जो सोशल मीडिया को अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ जो है ये घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। एक फर्मी सर्कुलेशन के जरिए तरमीम की मंजूरी दी गई है, जिसमें FIA को ताकतवर बनाने का फैसला किया गया है और FIA एक्ट में तरमीम की अपनी मंजूरी पार्लियामेंट से भी ली जाएगी। पार्लियामेंट से तरमीम की मंजूरी के बाद FIA सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद पर कार्रवाई कर सकेगा। इस हमले में कहा गया कि नफरत अंगेज मवाद, इदारों में बगावत और नुकसानी जैसे मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आ गए हैं। गलत खबरों की भरमार है और गलत खबरें रियासत के इदारों के एहलकारों में बगावत से जन्म दे सकती हैं। गलत खबरें किसी गुरोह और कम्युनिटी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती हैं। इसलिए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 505F जो है वो FIA के एक्ट में शामिल नहीं है, इसे सीट को शामिल किया जाए। इसकी मंजूरी दी गई है और तरमीम के बाद सोशल मीडिया पर किसी किस्म की जाली खबर और पहले का इख्तियार FIA को होगा। ठीक है उस्मान, बेहद शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद के शहरियों से किया वादा वफा। सिंध पीपल्स बस सर्विस को ट्रायल के तौर पर हैदराबाद की शाहराहों पर चलाया गया। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली। जी हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद के बासियों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने एक और वादा जो है हैदराबाद के शहरियों से जो किया था वो वादा वफा होने को है। आज सिंध पीपल्स बस सर्विस जो है हैदराबाद की शाहराहों पर जो है देखने को मिली है, उसको ट्रायल बेस पर यहाँ पर चलाया गया है। तो हमारे साथ मैनेजर ऑपरेशन अब्दुल शकूर और RT जो है हैदराबाद रीजन वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मालूम करेंगे कि सर आज जो बस लाए थे तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? ये बस आज हैदराबाद लाने का मकसद यहाँ का एक टेक्निकल सर्वे था और फिजिबिलिटी के लिए हम लेकर आए थे कि हैदराबाद की जो सड़कें हैं वो इस काबिल हैं चलने के कि पीपल्स बस सर्विस यहाँ आ सके। और आज हमने इसका ट्रायल कंप्लीट किया और हम मजीद इसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सबमिट करवाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। ये वजीर इत्तलात जो है शर्जील ना मेमन और वजीर ट्रांसपोर्ट उसने वादा किया था कि आइंदा चंद माह के अंदर जो है सिंध पीपल बस सर्विस हैदराबाद की शाहराहों पर देखी जाएगी। तो वो वादा उनका जो है हमें वफा देखने को मिल रहा है। चलिए जी, मौसम सरमा की है आमद। अब सर्दियाँ आती हैं और जिल्द के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, होता ये कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, आप बार बार जो है ऑयली क्रीम अपनी स्किन पे लगाते हैं। अब ये कुछ क्रीम्स जो है जी, जो हम ऑयली क्रीम्स जिन्हें कहते हैं, कुछ बटर क्रीम्स होती हैं। जाहिर सी बात है जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है वो ये बटर जो क्रीम्स हैं वो एक्सेप्ट उनकी स्किन नहीं कर पाती। अब इंसान बड़ी ही मुश्किल में मुब्तला हो जाता है कि भाई ऑयली स्किन है, अब स्किन जब ड्राई होगी तो कौन सी ऐसी क्रीम है, ये कौन सा ऐसा मॉइस्चराइजिंग लोशन है जो आपने यूज़ करना है। फिर सर्दियों में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वही होती है कि आपके जो ओपन पोर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, शायद ड्राइनेस की वजह से, मौसम की वजह से। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हकीम रज़ा इलाही हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि सर्दियों में जिल्द ना सिर्फ चेहरे की जिल्द फटती है बल्कि हाथों की और स्पेशली एड़ियाँ जो है ना वो आपकी ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचता है। तो ये जो खुश्क जिल्द हो जाती है इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं? हाँ, देखिए, एक तो जैसा कि हमारे यहाँ अमूमन कुछ जेल टाइप की जेली चीज़ें इस्तेमाल होती आ रही हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन ये स्किन के अंदर जज़ब नहीं होती। अच्छा। स्किन सर्दियाँ जब आती हैं, सर्द खुश्क मौसम ऐसा होता है जो स्किन को कुछ खिलाने का मौसम है, खिलाने पिलाने का मौसम है। इसमें आपने सही फूड वगैरह देना है। उसमें मुराद ये कि बादाम का तेल है, उसमें नारियल का तेल है। ये जो पुरानी ख़वातीन होती थी ना हमारी, 60-60, 70-70 साल की, चेहरे पे एक रौनक और चमक थी, ग्लो था ना। तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उस वक्त क्या होता था, ये सीरम वगैरह नहीं थे मार्केट में, सिर्फ यही था बादाम का तेल, कोई और तेल लिया, वो लगाना शुरू कर दिया। सर्दियों में आपने ऑयल लगाया और स्किन जज़ब कर ली। लेकिन हकीम साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, जैसे मेरी ऑयली स्किन है, ठीक है, मैं तो ऑयल चेहरे पे कोई भी ऑयल लगाते हुए, जैसे नारियल का तेल है, बादाम का तेल है, फिर 10 दफ़ा सोचूंगी कि यार ऑलरेडी ऑयली स्किन है, मैं और ऑयल लगा रही हूँ तो खुदा ना खासा कोई और मसला ना हो जाए। हाँ, देखिए, जो है आप कोकोनट ऑयल, जब जो खालिस कोकोनट ऑयल होता है कोल्हू से निकला हुआ, वो जब चेहरे पे लगाएं तो उससे सीबम कंट्रोल होगा आपका। अच्छा। हाँ, उससे सीबम आपका कंट्रोल होगा। जो सुबह सो के उठने के बाद जो यहाँ पर एक शाइन सी आई होती है, ये सीबम है, ये वाले एरिया पे। हाँ, ये वाले एरिया पे सीबम है ना। अच्छा। सीबम जो है उससे कंट्रोल होगा। और ऑयल कंट्रोल है एक तरह का,
नेचुरली। अब उसमें ये कि आप इस्तेमाल जो है वो उसको 10-12 ड्रॉप आप रात को सोते वक्त लगा लिया करें। ठीक है। कोकोनट वो आधे 1 घंटे के बाद गायब हो जाएगा आपके। कोकोनट ऑयल। हाँ, अच्छा, ये हम सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों। ठीक है। अच्छा, अब वो खवातीन जो चाहती हैं कि भाई हमारे हाथों पे बहुत शाइन रहे, क्योंकि आपकी स्किन हाथों की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बार बार लोशन लगाना, क्रीम लगाना, ये भी आपके लिए एक खतरे वाली बात होती है कि आप बार बार क्रीम लगा रहे हैं, इसमें केमिकल होता है। तो ये जो आप ऑयल की प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, चाहे नारियल का तेल है या बादाम का तेल है, हाथों पे भी आप मल सकते हैं, एड़ियों पे मल सकते हैं, सो जाएं? नहीं, उसमें ऐसा है कि आपने जैसे पीली सरसों का तेल ले लें 30 ml। अच्छा। हाँ, और 30 ml आप उसमें ग्लिसरीन ले लें। अच्छा। ठीक है। और 20 ml इसमें आप बादाम का तेल मिला लें। ठीक है। ये मिक्स करके रख लें। ठीक है। और कहीं कुछ मुयस्सर नहीं है तो सिर्फ पीली सरसों का तेल और ग्लिसरीन मिक्स कर लें, बराबर वजन। अब ये कि ये देर तक जो है मॉइस्चराइज रहेगी आपकी स्किन मॉइस्चराइज। हाँ, उससे ये है कि आपकी स्किन जो है वो फटेगी नहीं। सही है। और ये बहुत अच्छा है। जैसे कि बुजुर्ग हजरात हैं, उनकी जिल्द बहुत नाजुक होती है, छोटे बच्चों की नाजुक होती है। अच्छा, फिर बार बार वज़ू करना है, नमाज पढ़नी है, तो सर्दी का मौसम है, गर्म पानी से हाथ मुंह धोना, तो उससे स्किन फटती है। उसके लिए ये इंतहाई मुफीद है कि आप सरसों का, पीली सरसों का तेल ले लें और साथ में ग्लिसरीन हो, या फिर बादाम का तेल है तो साथ में ग्लिसरीन हो, बराबर वजन लेके आप लगाएं तो उससे स्किन पे एक ताजगी रहती है। अच्छा, एक और चीज़, होंठ फटते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा। ड्राइनेस आ जाती है, जितना मर्जी आप लिप बाम लगा लें, लेकिन वो आपकी ड्राइनेस ख़त्म नहीं होती, वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन जैसे वो लिप बाम रिमूव हुआ, ड्राइनेस वापस आ गई। इसका क्या हल है? हाँ, इसमें भी देखिए विटामिन ई जो है वो मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, कैप्सूल फार्म में भी मिल जाता है। 600 mg 400 mg आप दो 600 mg लेने तो 1 ग्राम बनता है। ठीक है। ठीक है ना। उनको आप 1 ग्राम वो ले लें, 1 ग्राम इसमें बादाम का तेल मिक्स कर लें। ठीक है। मिक्स करके और अच्छी तरह से इसको रख लें, रात को सोते वक्त लगा लिया करें। इससे जो है आपके लिप जो है वो भी ठीक हो जाएंगे और जो फटने का अमल है वो भी ठीक हो जाएगा। सही है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर मैंने ये देखा है कि स्पेशली हमारी सर्दियों में डाइट जो होती है ना वो गर्म हो जाती है। चॉकलेट्स खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मछली हम लोगों ने खानी होती है, इसका आपकी स्किन पे रिएक्शन आता है, स्किन पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो गर्माइश आपकी बॉडी में है तो वो फिर ज़ाहिर स्किन पे पिगमेंटेशन होगी। इसका मैं जवाब आपसे लूँगी, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को एक खबर। वेलकम बैक वंस अगेन। सर्दियों में हम सबको मसला होता है जी कि हमारी स्किन डल हो जाती है। अमूमन ये सर्दियों में ही होता है कि आपकी स्किन की शाइन ख़त्म हो गई है, स्किन डल हो गई है, और फिर होता है ये कि स्किन फटती भी है। चलिए, स्किन के फटने के हवाले से हमने आपको बताया कि जी कौन कौन सा ऑयल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं रात को सोते हुए हाथों पे या एड़ियों पे या फिर अपनी स्किन पे आप लगा सकते हैं, चेहरे पर। और चेहरे पर लगाने का मतलब ये होता है स्किन आपकी यहाँ तक, चेहरा यहाँ तक नहीं होता, गर्दन तक होता है आपका, तो प्लीज़ गर्दन पर भी लगाया करें जो आप चेहरे पर लगाते हैं। हकीम रज़ा इलाही साहब हमारे साथ इस वक्त हमारे किचन में मौजूद है। मुझे बताएं हकीम साहब, लोशन हम सर्दियों में ढूंढते हैं जी कि बाहर से हम फलाना लोशन मंगवा लें, ये लोशन मंगवा लें जी, किसके अंदर ये भी चीज़ होगी, घर में भी तो हम कुछ बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ है? अच्छा, ये जो हमारे पास वसाइल मुयस्सर हैं यहाँ कराची में या जो पाकिस्तान में, उनके मुताबिक जो गाँव देहात में भी लोग बना रहे हैं। अच्छा जी, इसमें हमने लेना है एक तो कोकोनट मिल्क। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, ये बाज़ार में आपको किसी भी ब्रांड का पैक भी मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये आपने लेना है तकरीबन 6 चम्मच के बराबर। 6 चम्मच खाने वाला चम्मच? जी जी। ओके। ठीक है। अच्छा, इसमें हम अर्के गुलाब जो है वो इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 6 चम्मच। ठीक है, ये छोटा चम्मच है, मैं अंदाजे से लगा देता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। 6 चम्मच हमने इसमें अर्के गुलाब डाला। ओके। उसके बाद जी हमने इसमें 6 चम्मच ग्लिसरीन डालनी है। 6 चम्मच की ही आपने जो है वो इसकी क्वांटिटी रखनी है? जी जी। ऐसा ही है? ऐसे ही है। चलें जी। ठीक है जी। ओके। अच्छा जी, दूसरा है इसमें बादाम का तेल। अच्छा, बादाम का जो तेल है वो हमने इसमें एक टेबल स्पून डालना है। ठीक है। ओके। अच्छा, ये बादाम का तेल ये शर्त नहीं है, मीठा कड़वा जैसा भी मिल जाए वो आप डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मिल्की टाइप की बिल्कुल वाइट किस्म का लोशन रेडी होगा। सही है। और ये कुदरती इसके अंदर जो खुशबू होती है इसकी वो भी होगी और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। ठीक है ना। ये लगाने में बिल्कुल क्रीमी
टाइप का होता है या सीरम टाइप का होता है, बिल्कुल ये आराम से जो है ये लग जाता है, जज्ब हो जाता है। अच्छा जी, बेनिफिट इसके ये है कि आपने कोई क्रीमें मिक्स करके लगाई हैं स्किन पे, उनका रिएक्शन है, कोई ट्रीटमेंट कराया उनका रिएक्शन है। दूसरा ये कि आपकी ढलती उम्र के जो एजिंग इफेक्ट है, रिंकल्स हो गए, एजिंग इफेक्ट फाइन लाइंस हो गई, एजिंग स्पॉट है, ब्राउन से निशान जो है वो अमूमन 40 के बाद आना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और स्किन के लिए ये ग़िज़ाइयत है। ये सर्दियों में स्किन को जितना खिलाएं उतना अच्छा है। हाँ। मुझे ये बताएं कि इसको हम कितने टाइम तक सेफ रख सकते हैं? लाइक मैंने ये क्रीम बना ली और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी जी, किसी भी बॉटल में भर के, तो मैं इसको कितने टाइम तक सेफ रख सकती हूँ? जी, ये आप तकरीबन फ्रिज में रखें तो आराम से दो महीने तो रख सकते हैं। 2 महीने? हाँ, रख सकते हैं। ठीक है। और ये आपने सिर्फ रात को सोते हुए लगानी है या आप इसको एज अ सन ब्लॉक भी यूज कर? हाँ, बिल्कुल सन ब्लॉक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और वैसे भी रात को सोते वक्त अगर लगाएं तो बेहतर है, पूरी रात लगा रहता है स्किन पे, तो सुबह उसकी एक चमक आती है। स्किन को वॉश करके फिर आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्किन पे कुछ नजर आएगा कि कुछ लगा था। हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा हकीम साहब, अक्सर मैंने ये देखा है कि चीज़ें जो होती हैं उसमें आप किसी भी ऑयल में या कॉफ़ी में शुगर ऐड करते हैं, उसको एज ए स्क्रब यूज़ कर रहे होते हैं। क्या ये चीज़ ठीक है स्किन के लिए? हाँ, देखिए स्किन टाइप पे है, स्किन टाइप पे अब देखें ये जो है ना, ये तमाम ऑयल टाइप की स्किन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या आप किसी अच्छा ऑयल अगर ड्राई है तो नहीं कर सकते? फिर भी कर सकते हैं। फिर भी कर सकते हैं। यानी हर तरह की स्किन जो है। अच्छा, कोकोनट जो है ना, कोकोनट मिल्क आपका सीबम जो है उसको भी कंट्रोल करता है। यानी आपका जो ऑयल है ऑलरेडी स्किन पे, इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। भाई, घर में आप क्रीम बनाएं, बाजार से महंगी क्रीमें लाने के बजाय, महंगे लोशन लगाने के बजाय जो आपके हाथों की चीज़ बनी होगी ना, उस पर आपको एतमाद ज़्यादा होगा कि मैंने खुद बनाई है तो ये अच्छी बनी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे हम इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।